राम राम दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मिलते हैं हम अपने मैथमेटिक्स के दूसरे प्रैक्टिस सेट पे। तो हम बात कर रहे थे कि हम टोटल जो है 25 प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। आपके जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा और इस दूसरे के अंतर्गत जो आपके क्या क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं और उसी लेवल पे हम क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आज का पहला जो है, बाकी आज की जो परीक्षा है रेडियोग्राफी का जो पेपर था वो सभी जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन तो आपको मैथ के 4 ही मिलेंगे, वो भी इसमें सॉल्यूशन कर लेंगे। लेकिन क्या है कि आपको हरियाणा जीके या जो हिंदी है, आपका साइंस का जो पार्ट है वो किस तरीके का आया हुआ है वो आपको जरूर पता चलेगा, लेवल पता जरूर चलेगा। और जो सामान्य हरियाणा जीके है उसका जो लेवल है वो बहुत अच्छा आने लगा, ठीक है। तो हमारी जो तैयारी है उस लेवल पे ही होनी चाहिए। जैसे कि आज का एक क्वेश्चन है पहला, तो ये कह रहा है भी इस 7 को 100 बार लिखा जाता है, 100 बार लिखा जाता है। बनी संख्या, फिर जो बनी संख्या है इसको 4 से भाग करें तो सेंसिबल क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि सेंसिबल क्या आएगा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, ABCD जो है 1, 2, 3 और 0। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आप ये बात जरूर ध्यान देना कि आपसे ये पूछा हुआ है कि ये जो अंक है वो 100 लिखे जाएंगे, तो एक संख्या जो बनेगी वो बहुत बड़ी संख्या बनेगी। इस संख्या को आप 4 से भाग कर रहे हैं, तो 4 से जो संख्या भाग होती है उसको आप पूरी संख्या आपको पता हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको संख्या के अंतिम के जो 2 अंक है उसकी बनी हुई जो संख्या है वो जरूर पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर 4 से भाग होगी तो लास्ट के जो 2 नंबर है उनसे जो बना जो संख्या है वो 4 से भाग हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि वह पूर्णतः संख्या 4 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो आप ये कहेंगे भी सभी में 7-7 ये तो लास्ट में क्या मिलेगा, 77 मिलेगा। तो आप इसको 4 से भाग करेंगे तो 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। तो इस प्रकार से सेंसिबल जो बचेगा क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा जो इस प्रश्न का हमारा क्या है आंसर होगा, 1 बचेगा जो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात नोट करना, जैसे कि कोई भी अंक आप रिपीटेड करते हो और 6 बार लिख देते हो, इनसे रिलेटिव देखिए, अगर आप किसी अंक को रिपीटेड करते हो और वो 6 बार लिख देते हो, इससे जो बनी संख्या है, बनी जो संख्या है वो हमेशा ही आपकी पूर्णतः भाग मिलेगी। किस से, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से, ठीक है। आप कह सकते हैं 39 से और 49 से, इनसे वो पूर्णतः क्या होगा, विभाजित हो जाएगी। अगर कोई नंबर है आप उसको रिपीटेड कितनी बार लिख देते हो, 6 बार लिख देते हो, तो वो जो 6 बार लिखने के बाद का जो नंबर है वो हमेशा भाग हो जाएगा किससे, 3, 7, 11, 13, 37, 39 और 49। और भी बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, जैसे 7 तिये 21 से भी हो जाएगा, 11 तिये 33 से भी हो जाएगा, 13 तिये 39 से भी हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम नंबर बना सकते हैं। तो ये पॉइंट आप विशेषतः ध्यान रखना, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको भी हम कर लेते हैं। जैसे कि क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ये कह देगा कि भाई ये जो संख्या है आपने 7 को 100 बार लिखा, इससे बनी संख्या को अगर आप
11 से भाग करें, बनी जो संख्या है इसको आप 11 से भाग करें तो शेषफल क्या रहेगा, तो शेषफल क्या रहेगा। तो आप ये कहेंगे भी हर 6 बार जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, 11 से भाग होता जाएगा। तो 100 अंक हैं इसमें, तो आप 100 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 16 6 96 होते हैं, तो 16 पे पूर्णतः जाएगा तो बचेगा कितना, 4। इसका मतलब इसके लास्ट में 7777 संख्या जो बचेगी ये बचेगी। बाकी जो 96 डिजिट हैं और उनसे जो बनी संख्या है वो 11 से क्या हो रही होगी, भाग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अब आप इनको भाग करेंगे तो इसका मतलब ये यहाँ भी भाग हो जाएगी 11 से, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी सवाल बन सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। ये जो आपका प्रश्न है 9 8 7 x 6 5 4 3, ये कहता है यह पूर्णतः संख्या 44 से भाग होती है, 44 से विभाजित होती है। तो बताएं x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का जो मान है वो क्या होगा। और आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो 3 4 5 और 6 दिया हुआ है, 3 4 5 और 6 दिया हुआ। इस प्रकार का प्रश्न जो आ रहा है आप इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान दिए देना कि संख्या को किससे भाग करना है, 44 से। हमें इसको शॉर्ट करना, छोटा करने की कोशिश करना है कि जो 44 से भाग होगा तो इसका मतलब जो हमें पता है वो ये पता है 4 से भाग हो जाए, ये भी पता है, और 11 से सरल भैया हम पता कर सकते हैं। इसका मतलब 4 गुना 11 करेंगे तो 44 आ रहा होगा। अगर ये नंबर 4 से और 11 से भाग हो जाए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर क्या हो जाएगा जी, 44 से भाग हो जाएगा। देखो 4 का जो नियम है वो क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट से बना जो नंबर है अगर वो नंबर 4 से भाग हो ना तो वह संख्या पूर्णतः 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि लास्ट के अंदर क्या है, 3y है। तो ये 4 से भाग होने के लिए यहां y की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखो 1 आ नहीं सकता, 31 बनेगा तो 4 से भाग नहीं होगा। 2 आएगा 32 बनेगा, इसका मतलब 2 की पॉसिबिलिटी है। अगर पीछे 2 आए तो 32 होगा और जो 4 से भाग हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है वो देखिए, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, फिर क्या आ सकता है, 6। क्या आ सकता है, 6। 36 बनेगा तो भाग हो जाएगी, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 0 से नहीं होगा। इसका मतलब हमें ये श्योर पता चला कि जो y है उसकी जगह या तो 2 आ सकता है और या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। क्लियर हुई। अब x की बात करें, x की बात करने का मतलब है 11 से भाग। तो 11 का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी नंबर के सम अंक और विषम अंक का जो डिफरेंस है या तो वो 0 हो या 11 के पहाड़े वाला कोई आ जाए, तब आप ये कह सकते हैं कि वह पूर्णतः संख्या किससे भाग हो जाएगी, 11 से। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो एक अंक छोड़ते जाते हैं, हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहां पहुंचे। तो आप ये कहेंगे कि 10 और 17 27, ये तो बनेगा जी 27 प्लस y। इसके बाद में जो बचा हुआ है वो देखिए 8 5 13 13 और 3 16।
ये बनेगा जी आपका 16 प्लस एक्स। अब आप इन दोनों का अगर डिफरेंस भी देखते हैं तो क्या आएगा, दोनों को घटाते हैं तो आपका आएगा y प्लस का माइनस एक्स, तो यहाँ निकलेगा आपके पास 11। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास तो y और x है वो हो सकता है क्या रहे जी 11, लेकिन हम ये फिक्स कर रहे हैं क्या हो कि y की जगह या तो 2 लगा के देखें या क्या लगा के देखते हैं हम 5। देखो y 2 लगाए तो ये कितना होगा 29, और ये कितना था हमारा, देखिए 8 और 5 13, 13 और 3 16, तो 16 घटाते हैं तो क्या बनेगा, इसका मतलब 13 घटाते हैं तो इसमें क्या बनेगा, इसमें नहीं 16 आएगा भाई, 16 घटाए तो 13 बचेगा। इसका मतलब 13 जो है ना वो भाग नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है, और देखिए इसका अभिप्राय ये भी हो सकता है कि हम जो सवाल में यहाँ ये मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू यदि क्या होती भाई 6 होती तो क्या होता भाई 33 में से क्या घटेगा 16, जैसे ही 16 घटेगा तो क्या आएगा 27, तो 27 आएगा। इसका मतलब इसकी जगह क्या रख दे हम 5 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 घटाएंगे तो 22 आएगा, और 22 किस से भाग हो जाएगा 11 से। इसका मतलब एक x की वैल्यू क्या आई 5। ऑप्शन में देखते हैं 5 और 6 11 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 6 तो नहीं आएगा, 2 ही आएगा। जब हम 2 लगा के देखते हैं तो 29 बनेगा, और 29 बनेगा और बाकी जो 16 है तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि 13 घटेगा, तो 13 भाग नहीं होगा, तो x की जगह 2 लगा दें तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x 2 है y 2 है, तो क्या आ जाएगा जी 4, ठीक है। तो हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि इनका मान क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखते हैं भाई। इस सवाल में आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि भाई ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका सवाल है कि 273 की जो पावर है वो 100 है, इसमें इकाई का अंक बताएं क्या होगा, इकाई का जो अंक है वो बताएं क्या होगा। देखो इकाई का अंक हमें बताना है, यहां ऑप्शन जो आपको 3 7 2 और नन ऑफ जी 3 7 2 इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। देखो इकाई के अंक का टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आपको ये बताता है कि यदि ये हमारा बेस है, ये आपकी क्या है पावर है, तो अगर बेस में इकाई का अंक यहां क्या होता है 1 5 6 0 होता है, पावर कुछ भी आए, इस केस में आपकी पावर कुछ भी आए सेम डिजिट रहेगा। इसका मतलब 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 0 है तो 0। क्लियर हुआ। अगर इस बेस में इकाई का अंक 4 और 9 होता है तो इस केस में आपको पावर देखनी है, 4 के लिए और 9 के लिए क्या होगा, अगर आपकी पावर सम है तो 4 वाले में 6 आएगा, और विषम है तो क्या देगा 4 का 4। अगर आपकी पावर 9 के केस में सम है तो 1 आएगा, और विषम है तो 9 का 9 आएगा। क्लियर हुई बात। पूरा टॉपिक हम समझ लेते हैं इस प्रश्न से। इसके बाद में यहां इकाई का क्या मिले 2 3 7 8 मिले, तब आप पावर को कितने से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा ना, जितना सेंसफल बचता है हम उतनी बार उस अंक की गुणा करेंगे। किस अंक की 2 3 7 8 ही होगा, उस अंक को उतनी बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना नोट पे, अगर 0 सेंसफल बचता है तो उस अंक को आप कितनी बार गुणा करेंगे 4 बार। इकाई का जो टॉपिक है वो इतना ही है, बेसिक तो यही है
ठीक है, क्या है, ये बेस है, ये आपकी पावर है। क्या कहता है कि यदि आपके आधार में इकाई का अंक 1, 5, 6, 0 मिले तो आप कहें कि उस पावर कुछ भी आ जाए वो सेम रहेगा, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 0 की 0। यानी कि मेरा समझाने का मतलब ये था 141 की पावर 999 आ जाए, इकाई का अंक पूछे तो क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ 6 आ जाए तो क्या आएगा 6, ये चीज है। अगर 4 और 9 होता यहाँ तो हम उस केस में पावर क्या देखते, उसकी सम है तो 6, विषम है तो 4। 9 वाले केस में क्या है, सम है तो 1, विषम है तो 9। क्लियर हुई बात। अब देखिए आपके पास क्या है, 3 आया हुआ है तो पावर 4 से भाग हो जाएगी पूर्णतः। जब पावर 4 से पूर्णतः भाग हो जाए तो उस अंक को हम 4 बार गुणा करेंगे और इकाई का अंक देख लेंगे। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 में भी 7 ले लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, 7 तिये 21, एक आएगा जो इस सवाल में आपका आंसर है नन ऑफ दीज। क्लियर हुई बात। तो इस प्रकार से आपका ये जो इकाई का जो अंक है कैसे निकाला जाएगा ये आपका कंप्लीट भी है। क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट जो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, साथ साथ में आपके ये टॉपिक क्लियर भी होते जाएंगे। एक बात और भी देखो, इससे जुड़ी हुई अच्छी आपको बता देता हूं, जैसे इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता क्या 273 की पावर 999 गुणा 147 की पावर 143, 145 की पावर 999, 133 की पावर 144, सभी की गुणा करें तो आप बताएं इकाई का अंक क्या होगा। कई बार क्या होता है, हम जब इस प्रकार का प्रश्न आ रहा हो तो परीक्षा में आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि हमारे पास मल्टीप्लाई में सारे हैं, अगर उस केस में किसी एक का डिजिट इकाई का अंक 5 है, जैसे कि इसमें क्या मिला हुआ है 5 है, और वो सारी संख्याएं बाद में देखें तो विषम है। कैसे, 273 ये भी विषम, 147 ये भी विषम, ये भी विषम ही संख्या, इसमें इकाई का अंक देखें तो 3, ये भी विषम। अगर इकाई का अंक किसी एक में 5 है, इसके बाद में सारी संख्याएं में अंक कौन सा आए, विषम, तो इसका मतलब ये उत्तर आपका क्या मिलेगा 5, क्योंकि 5 के साथ विषम अंक गुणा करेगा तो इकाई का अंक 5 लेके आएगा, कोई सम नंबर गुणा करेगा तो वो क्या लेके आएगा, आंसर है 0। क्लियर है। तो इस सवाल में आपको अन्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं किन्हीं दो अंकों का जो जोड़ है, किन्हीं दो अंकों का जोड़ 36 है, उनका HCF जो है वो 4 है, उनका HCF जो है वो क्या है जी 4 है। तो ऐसे संभव युग्म कितने हो सकते हैं, ठीक है, संभव युग्म कितने हो सकते हैं। देखिए आपको HCF में क्या पूछा हुआ है, ऑप्शन जो है वो आपको दिए हुए हैं, अपना अपना जो आंसर है अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर डाल लेना, ठीक है, डालते जाओ। क्या मैं ऑप्शन लिख रहा हूं 3, 4, 5, 9, ये हमारे ऑप्शन है। इस सवाल को कैसे करेंगे पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये कहता है दो संख्याओं को जोड़े तो 36 आए और उनका HCF निकालें तो क्या है 4 आए। ऐसे दो संख्याओं के जो युग्म है वो कितने हो सकते हैं ये हमें बताना है। देखिए हमें संभव है, जैसे आप कहें भी 1 और 35 को जोड़े 36 तो आ जाएगा, लेकिन उनका HCF क्या नहीं आ रहा 4 नहीं आ रहा, तो ये युग्म नहीं होगा। इस प्रकार से करते, लेकिन आपको परीक्षा में इतना टाइम ही नहीं है कि हम इस सवाल को इस तरीके से देखें, कोई एक आधा छूट भी गया हो तो भी उत्तर क्या आएगा गलत आएगा। तो आप क्या करिए उस जो संख्या है उनके अनुपातों का योग निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा,
आपको जोड़ पता है और HCF पता है, तो आप इसको भाग करेंगे तो 9 मिलेगा, और 9 क्या हमारे को अनुपातों का योग है। आप कहेंगे वो जो दो संख्या है उनका जो अनुपात है और वो दोनों को जोड़े तो वो 9 आएगा, तो ये संभव हो सकता है। अब आप 9 को निकाल सकते हैं, कैसे जोड़े करेंगे, 1 और 8 9 होगा, क्लियर हुआ। 2 और 7 भी क्या होता है 9, 3 और 6 भी क्या होगा 9, 4 और 5 क्या होता है 9। यही संभव हो सकता और कोई नहीं हो सकता, क्लियर हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि 4.5 और 4.5 है 9 हो सकता, ये नहीं लेना, क्योंकि अनुपात हमेशा ही पूर्णांक होता है। अब आप देखें, हमने बात की थी अनुपात क्या है, अनुपात है जिनका HCF सदैव ही क्या है 1 है। तो 1 और 8 अनुपात देखें तो HCF 1 आएगा, बिल्कुल सही है। 2 7 का 1 है, लेकिन 3 और 6 HCF क्या आएगा 3, गलत है। अनुपातों का HCF सदैव क्या होता है 1 होता है, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा जी 1 2 3। कितने युग्म संभव हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। जैसे एक सवाल इसमें और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको सवाल में कह रहा है कि 2 अंकों का जो जोड़ है धनात्मक भी हो 120 है, HCF उनका 10 है। अब बताओ युग्म कितने संभव हो सकते हैं। तब क्या करेंगे, अब आपको यही करना है, सबसे पहले अनुपातों का योग चाहिए, अनुपातों का योग चाहिए। वो क्या आएगा 120 भाग 10 तो 12। यानी कि हम ये कह सकते हैं, देखो 1 प्लस 119 करें 120 आएगा, HCF इनका क्या नहीं आएगा 10 नहीं आएगा, तो ये नहीं है। इस प्रकार से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें अनुपात मिल जाए और उनका योग मिल जाए तो हम उनको निकाल सकते हैं, क्योंकि वो छोटे ही आएंगे। तो 12 को अगर आप देखिए भाई, 1 और 11 12, 2 और 10 भी 12, 3 और 9 12। पहले हम क्या है इन नंबरों को ले लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कौन सा हमारे लिए उचित सही है या कौन सा गलत बनेगा। 5 और 7 और 6 और 6 यही हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो ठीक है। अब आप देखो अनुपातों का जो HCF है वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये सही है, ये गलत है क्योंकि 2 है, ये भी गलत है, इसका HCF 3 है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। और 5 और 7 केवल और केवल कितने युग्म हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आई होगी। कई बार बच्चों ने अभी कमेंट में रखा कि वो संख्या क्या हो सकती है, तो संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्या हमेशा ही HCF से ही निकलेगी। तो आप दोनों की गुणा करो, 10 एकम 10, 11 से गुणा करेंगे 10 की, एक तो ये युग्म संभव है भाई, और दूसरा 50 और 70। क्लियर हुआ। तो हम संख्या भी बता सकते हैं भी कौन सी ऐसी संख्या है जिनका जोड़ करें तो 120 आए और HCF उनका 10 हो, तो ये युग्म हमारे 2 संभव है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो सवाल है वो करते हैं। आप ये उम्मीद मान के चलिए एक HCF में सवाल जो है और भी आया हुआ है, उस सवाल को आप भी देख लीजिए। जो सवाल है वो क्या कह रहा है, 2 अंकों का दो अंकों का HCF और LCM का गुणनफल 24 है, उनका अंतर अगर 2 हो तो संख्या क्या है। वैसे तो ये सवाल आसान है, कई बार ऐसे इसने ऑप्शन रखे, उसके आधार पे आपको ज़रूर पता हो कि जैसे कि एक ये दे दिया 6 4 दे दिया, 4 6 दे दिया, और एक 5 और 8 दे दिया। इसने कहा हमारे पास 2 ऐसे नंबर हैं जिनके बीच का अंतर 2 है,
एचसीएफ और एलसीएम की इनकी गुणा क्या है, ये कहता है 24 आएगा। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका अंतर ही क्या है 5 है, ऐसे कट सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता, अंतर क्या है इनका 3 है, आप सरल कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि क्या देखो 6 या 4 हो सकता है या 4 या 6 हो सकता है, अब ऑप्शन यही थे, परीक्षा में आया हुआ है, क्योंकि अब तो उत्तर ही पता है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार की दुविधा ये रहती है, हमेशा अंतर के लिए दूसरी में से पहली घटाते हैं, दूसरी में से पहली घटाते हैं, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, तो उत्तर क्या है 4 और 6 है, उत्तर आपका क्या है 4 और 6 होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। तो इनका आप एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, और 2 गुणा 12 की गुणा करेंगे तो 24 आएगा। यही तो वो कह रहा था कि इनका गुणनफल क्या है 24 है, तो बात सत्य है, क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आपका, वो क्या कहता है, ये कह रहा है 1 से 500 तक गुणा करें तो अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी, 124, 100, 122, नन ऑफ दीज। अब बात क्या है, बात यह है कि 1 से 500 तक गुणा करनी है, नंबर ऑफ जीरो क्या रहेगा लास्ट में, नंबर ऑफ जीरो के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है शून्य कैसे बनता है, हम थोड़ा सा देख लीजिए कि 2 गुणा 5 करें तो क्या आएगा 10, एक जीरो संभव है, बाकियों से संभव नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 के भी मल्टीपल होने चाहिए और 5 के भी क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। अब जो 2 के मल्टीपल है और 5 के मल्टीपल हैं, या हम कहें 2 और 5 के मल्टीपल का अगर पेयर, अगर एक युग्म बनेगा ना तो 0 1 है, जितने उनके युग्म बनेंगे उतनी 0 संभव है। तो आप 1 से 500 तक जा रहे हैं, तो आप ये बताइए किन के मल्टीपल कम मिलेंगे, 2 के या 5 के, कम कहेंगे 5 के। तो इसीलिए आप ये देख लेते हैं कि 1 से 500 तक जितने 5 के जो मल्टीपल हैं उतने ही हमारी गुणा में क्या रहेगी, 0 रहेगी। कैसे चेक करेंगे वो देख लीजिए। तो 500 को हम 5 से भाग करें क्या आएगा जी 100, जितना जितना मतलब हमें भाग करना है, ये नहीं देखना कि देखो ये तो हो गया। एक चीज आपको और बता देता हूं मैं कि आपसे ये कहते हैं भी 1 से 27 तक गुणा करें तो शून्य की संख्या क्या आएगी, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये सवाल आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे 27 को 5 से भाग करें, आपको जी भाग ही नहीं हो रहा है, तो भाग होने का मतलब नहीं है कहां तक जा रहा है, हमें वही लेना है भागफल, तो 5 तक तो जा ही रहा है ना, ये चीज है। कहीं आप ये कहते हैं भाई यहाँ तो भाग ही नहीं हो रहा है तो शून्य नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप ये पुनः भाग हो सकता है तो आप इसको एक बार और करिए, क्या आएगा 20, ये पुनः भाग हो सकता है क्या आएगा 4। अब ये 4 5 से भाग नहीं हो सकता, सभी को जोड़ लीजिए, आंसर क्या आएगा 124। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो केवल इतना सही टॉपिक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके 2 टॉपिक क्लियर होते हैं, यूनिट ऑफ नंबर क्या है और दूसरा है कौन सा नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। कई बार क्या होता है बच्चे गलती भी करते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से और उठा लेते हैं। क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन ऐसे दे देता है a गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 और 99। ठीक है, आपसे ये कह दें कि बताएं कि इनकी गुणा की जाए तो अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या क्या होगी।
तो आप ये नहीं सीधा 99 लिया और 5 से भाग करना, हमें कुछ समझना भी है, क्योंकि ये सारी संख्या क्या है, विषम है। क्योंकि हमें शून्य बनाने के लिए 2 गुणा क्या चाहिए, 5। 1 मल्टीपल 2 का होगा, 1 5 का होगा, तभी 1 0 संभव है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब सारी विषम है, उसमें 2 के है ही नहीं, कोई मल्टीपल ही नहीं है, तो शून्य बनेगा कैसे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये तो सारे ही क्या है भाई, सारे ही विषम संख्या है, तो आप कह देंगे इसमें कोई भी शून्य नहीं बनेगा। ठीक है, अंतिम में कोई भी शून्य नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी इस सवाल के माध्यम से। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए आपका जो परीक्षा है, आज की जो परीक्षा, उसमें एक टाइम डिस्टेंस स्पीड के अंदर हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, उनसे जो रिलेटिव जो क्वेश्चन हमारे पास आए हुए भी थे, तो एक क्वेश्चन उनसे ही कर लेते हैं। ये कहता है कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक वृक्ष को कितने समय में पार कर देगी, ठीक है। हम साथ साथ में आपकी जो एक टॉपिक की क्लास है वो भी एक और शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का जो मैसेज है आपका मिला कि जी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिनकी क्लास भी आप ज़रूर लें। तो आपको दिन में क्या है, मैथ की 2 क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक तो आपके प्रैक्टिस सेट वाले हैं जो मॉक टेस्ट हम बोल सकते हैं इनको, और दूसरा जो है आपके टॉपिक क्लास भी शुरू होगी जो इनसे संबंधित है। ऐसा ही हिंदी में रहेगा, तो धीरे धीरे आपको ये क्लासें पूर्णतः क्या है मिलती रहेगी। आप मॉक टेस्ट जरूर करें, मेरा आपसे ये निवेदन है, क्योंकि यदि हम परीक्षा के इतने नज़दीक हैं वहाँ हमें ये नहीं देखना, अब तैयारी आपको अपने मॉक टेस्ट ही बताएंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो 5000 का ही होना है, तो वो 5000 बच्चे कौन से होंगे। देखो, अगर हम अभी पढ़ने शुरू करते हैं तो उनसे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम मॉक टेस्ट करते हैं तो हमें वो टॉपिक से रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, पता चलेगा अभी इस टॉपिक की इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको 25 मॉक टेस्ट में वो सारे टॉपिक करवा दिए जाएंगे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। तो ये जो आपका सवाल है, ठीक है, आज एक सवाल ऐसा आपको मिला था, तो ये कहता है भी एक रेलगाड़ी है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक वृक्ष को कितने समय में पार करेगी। हम इसका पूरा एक वीडियो क्लास जो है टॉपिक की लेके आएंगे। रेलगाड़ी से संबंधित जो है वो आपके सारे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा है कि आपको कुछ पीडीएफ चाहिए, तो ये भी आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय हेलो हाय भेजिए, तो आपको ये भी मिलती रहेगी। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, कोई भी रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन हो तो आप ये ध्यान देना, आप ये कह सकते हैं लंबाइयों का योग बटे सेकंड गुणा 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बराबर रख देना। आपका रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब करना कैसे, यूज कैसे करना, देखो लंबाई हमेशा मीटर में होती है, समय या सेकंड में होगा। 18/5 कहाँ से आया, तो ये जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बराबर नहीं है, तो एक घंटे में सेकंड क्या है 3600, तो ये 3600 ऊपर गया था। 1 किलोमीटर में मीटर कितने 1000, तो ये 1000 से भाग करेंगे, ये आप 36/10 2 पे काटेंगे तो क्या आएगा 18/5, इस तरीके से आया हुआ है। अब आप ये कहेंगे लंबाई कितनी है 500, सेकंड निकालने हैं, 18/5 बराबर क्या जी 90, तो आंसर क्या आ जाएगा
5 से इसको काटेंगे जी 100, बराबर के साथ इसको ऊपर से ऊपर काट सकते हैं तो आपका 18 5 90, इसको काटेंगे तो 20 सेकंड बराबर 1 बचेगा तो सेकंड क्या देंगे 20। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 20 सेकंड में क्या है जी वो पार हो जाएगा। तो आपका जो ये आंसर है वो क्या रहा होगा 20 सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा उस पर हम बात करते हैं। तो बहुत सरल सरल से आपके जो टॉपिक है वो आ रहे हैं, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये कह रहा है एक 20 मीटर भुजा का वर्गाकार आकृति है, उनके मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है। इस प्रकार से अनंत तक वर्ग बनाएं मध्य बिंदुओं को मिलाकर। तो बताएं सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। ये बात आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज की है, जहां आपसे वो उठा रहा है। ये कह रहा है भी हमारे पास एक स्क्वायर है, ये रहा 20 मीटर का, ठीक है भाई। अब ये कहता है कि इनकी मध्य बिंदुओं को हम आपस में मिला लें तो एक नया वर्ग और बन जाएगा। अब इस प्रकार से आप क्या है अनंत तक जा रहे हैं, तो सभी वर्गों का क्षेत्रफल है और उनका योग क्या होगा। तो ये ध्यान देना, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो 20 वाले का क्या मिलेगा 400। तो ध्यान दें कि इसके अंदर इतने ही क्षेत्रफल और इंक्लूड हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, भुजा गुणा भुजा। तो 20 है तो 20 गुणा 20 करेंगे तो क्या आएगा 400। तो इसके अंदर भी 400 आ सकता है, तो आंसर क्या रहेगा 800। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो राम राम दोस्तों, सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार से आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है वो जारी रहेगा। आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। राम राम।